Good morning, students. Myself Vipin Misra. I'm your SST teacher, as you all know. Students, from today we are going to start civics chapter first. हम लोग आज से civics chapter first start करेंगे because in our last class we have completed geography chapter first resources. तो आज से हम start करने जा रहे हैं civics का chapter first. और हमारी civics का जो chapter first है उसका नाम है The Indian Constitution. In this chapter we will discuss all about our Indian Constitution. हम समझेंगे what is a constitution and many मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हम समझेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स क्या हैं, मेन एलिमेंट्स क्या हैं जो डिफरेंट कंट्रीज से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं. यूनिक फीचर्स कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ हम समझेंगे कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. हमें किसी भी कंट्री को या हमें इंडिया को ही किसी कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही क्यों है ना. तो इन सभी चीज़ों को हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिटेल में समझेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. स्टूडेंट्स, हम सब डिफरेंट गेम्स के बारे में जानते हैं. हम सब जानते हैं कि बहुत सारी गेम्स हम खेलते भी हैं हमारे गेम्स पीरियड में, या फिर हमारे घर पे भी हम लोग बहुत सारे गेम्स खेलते हैं. हम फुटबॉल खेलते हैं, हम बहुत सारे इंडोर आउटडोर हर तरह के गेम्स खेलते हैं. हम फुटबॉल खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और बहुत सारे अलग अलग तरह के गेम्स खेलते हैं. लेकिन क्या हम समझ सकते हैं कि हर तरह के गेम्स में अलग अलग रूल्स क्यों बनाए गए हैं, है ना. अगर हम कहते हैं कि फुटबॉल खेल रहा है, तो फुटबॉल में हम सीधा सीधा नाम से ही समझ में आ रहा है कि फुटबॉल है, तो फिर वो पैर से खेला जाएगा, फुट के थ्रू हम उसको खेलेंगे, है ना. और उसका एक रूल भी है, फुटबॉल का रूल भी है कि अगर हम हाथ से बॉल को पकड़ लेते हैं या छू लेते हैं तो फाउल हो जाता है, गेम वहीं पर वो गलत माना जाता है. या फिर अगर हम क्रिकेट ले लेते हैं, तो क्रिकेट है तो क्रिकेट में हमें बैट से ही खेलना है, बिना बैट के हम क्रिकेट नहीं खेल सकते, पॉसिबल नहीं है. और उसमें हमको 6 बॉल्स में 1 ओवर करना है. तो ऐसा क्या, मतलब हर तरह के गेम्स को हम देखते हैं, गेम तो गेम है, पर हर तरह के गेम में अलग अलग तरह के रूल्स होते हैं, है ना. उसी तरह मतलब अगर कोई भी गेम है और उसमें रूल है, तो उस रूल की ज़रूरत क्यों है, ताकि हम उस गेम को सही ढंग से खेल सकें, है ना. और अगर कोई भी रूल नहीं है, मतलब अगर हम मान लें कि फाउल का कोई सिस्टम नहीं है, बैट का कोई प्रोविज़न नहीं है, ओवर कभी हम 6 बॉल में रख रहे हैं, कभी 10 बॉल्स में रख रहे हैं, कुछ भी नहीं है, तो सब कुछ बड़ा डिस्टर्ब सा दिखाई देगा ना, सब डिस्टर्ब सा रहेगा, कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं रहेगा. उसी तरीके से जैसे किसी भी गेम में बनाए हुए जो भी रूल्स हैं किसी भी गेम को यूनिक बनाते हैं, स्पेशल बनाते हैं, सबसे अलग बनाते हैं, और साथ ही साथ उन्हीं रूल्स की वजह से उस गेम के बारे में हमें पता चलता है कि वो गेम कैसा है, कैसा खेला जाएगा, कौन कौन से लोग होंगे वहाँ पर, कितने प्लेयर्स खेल सकते हैं, किस जगह पर खेला जाएगा, इंडोर होगा, आउटडोर होगा, कितने एरिया के फील्ड में हम खेल सकते हैं, क्या टाइम होगा, मतलब सब कुछ जो भी डिटेल है उस गेम के बारे में वो हमें उसके रूल्स से पता चलता है. पूरी तरीके से हमें उस गेम के नेचर के बारे में, उस गेम के यूनिकनेस के बारे में पता चलता है. ठीक है. ठीक उसी तरह से किसी भी कंट्री के अंदर कंट्री का गवर्निंग सिस्टम कैसा होगा, कंट्री पर का रूलिंग सिस्टम कैसा है, कौन होंगे जो रूलर्स होंगे, किस प्रोसेस के थ्रू गवर्नमेंट बनाई जाएगी, रूलर्स अपॉइंट किए जाएंगे, कौन कौन से लोग होंगे जो उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, लोगों के पास क्या राइट्स और क्या ड्यूटीज़ होंगे, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो लिखी जाती हैं उस कंट्री के बारे में कि कोई भी कंट्री कैसे फंक्शन करेगी, इसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, है ना. सीधे से हम समझ सकते हैं कि हमारे गेम के जो भी रूल्स हैं जब हम उसे लिख लेंगे तो वो हमारे गेम के कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा. उसी तरीके से किसी भी कंट्री का रूलिंग सिस्टम, फंक्शनिंग सिस्टम और सब कुछ उसके बारे में जो कुछ भी है वो क्या कहलाएगा, वो उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा. क्लियर, मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, तो ठीक है ना. तो व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच
we find such rules is called constitution. क्लियर? एक कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें हम जो रूल्स के बाद जिसमें रूल्स लिखे हुए होते हैं, उस रिटन डॉक्यूमेंट को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। अब वो रूल्स किस चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में वो जो भी रूल्स हैं उनको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। क्लियर? तो ये एक तरीके से सेट ऑफ रूल्स होता है। जैसे अब हमारे स्कूल को अगर हम ले लेते हैं तो हमारे स्कूल में एक रूल है, सभी स्कूल्स में एक रूल होता है कि 7:30 पर असेंबली होगी, तो 7:30 से अगर असेंबली हो रही है तो 7:45 फर्स्ट बेल लगेगी। पहले 0 पीरियड होगा, फिर फर्स्ट 4 पीरियड्स चलेंगे 35 मिनट्स के या 45 मिनट्स के, फिर लंच होगा, फिर छुट्टी के लिए जब पूरा ओवर हो रहा है, स्कूल ओवर हो रहा है, तो वार्निंग बेल का प्रोविज़न है, किस तरीके से बच्चे क्लास में आएंगे, किस तरीके से क्लास से बाहर जाएंगे, और पूरा का पूरा एक सिस्टम। जब क्लास में टीचर नहीं है तो बच्चों का बिहेवियर कैसा होगा, कौन उन्हें मॉनिटर करेगा, कौन उन्हें देखेगा, और क्या क्या रूल्स हैं कि क्लास के अंदर अगर हमें बैठना है तो हमें किस ढंग से क्लास के अंदर बिहेव करना है, ये सब कुछ फिक्स है ना। इसी चीज़ को जब हम लिख देते हैं तो ये हमारे स्कूल का कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। ठीक है? और बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी चीज़ प्रॉपर वे में रन नहीं कर सकती। अगर कोई भी रूल नहीं है कहीं पर तो बहुत डिस्टर्बेंस होगी। फिर तो किसी की भी क्लास में कोई भी टीचर चला जाएगा, कभी भी हिंदी का टीचर मैथ्स के पीरियड में पढ़ाएगा, कभी भी वो 10 मिनट पढ़ाकर ही चला जाएगा, कभी भी कुछ भी होगा, है ना। जब सब कुछ सिस्टम में नहीं रहेगा, यानी एक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन या एक सेट ऑफ रूल अगर वहाँ पर नहीं है तो बहुत सारे डिस्टर्बेंस और केओस क्रिएट होंगे। तो इस तरीके से मैं एक स्कूल का एग्जाम्पल लेकर, अपने घर का एग्जाम्पल लेकर, जहाँ पर रूल्स की इम्पोर्टेंस है, हम समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन या रूल्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी होते हैं। ठीक है? अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पर समझेंगे कि किसी भी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है? तो सबसे पहली इम्पोर्टेंस है कंट्री में कि एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कुछ सेट ऑफ रूल्स किसी कंट्री में के लिए क्या रोल प्ले करते हैं, फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम उस कंट्री के फंडामेंटल नेचर के बारे में समझ सकते हैं कि वहाँ पर किस नेचर की सोसाइटी है। नेचर की सोसाइटी का मतलब हम समझ सकते हैं कि अगर हम राइट टू इक्वालिटी कह रहे हैं तो इसका मतलब है वहाँ पर इनइक्वालिटीज़ हैं। क्लियर हो रहा होगा, है ना। इक्वालिटी का प्रोविज़न हम वहीं पर बनाएंगे ना जहाँ पर इनइक्वालिटी है। शोर मचाने के लिए पनिशमेंट हम तभी देंगे जब वहाँ पर शोर हो रहा होगा, नॉइज़ हो रहा होगा, है ना। तो अगर इनइक्वालिटी है वहाँ पर तभी इक्वालिटी का प्रोविज़न बन रहा है। इसी तरीके से तो हम समझ सकते हैं कि इसका मतलब है कि वो कंट्री का नेचर कैसा है, उस सोसाइटी कैसी है, वो डाइवर्स सोसाइटी है, वहाँ पर डिफरेंसेस है, वहाँ पर अलग अलग तरह की चीज़ें हो रही हैं। ठीक है? उसी तरीके से सेकंड हम क्या समझ सकते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन से हमें क्या पता चलता है, नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। हमें उस कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी पता चलता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है नेपाल का। अगर हम देखेंगे इंडिया के मैप में तो नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, नेबरिंग कंट्री है नेपाल हमारा। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि नेपाल में मोनार्क सिस्टम था। नेपाल में राजा का सिस्टम, जो राजशाही सिस्टम होता है, मतलब नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और वो चल रहा है। लेकिन वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है, मतलब डेमोक्रेसी नहीं है, मोनार्की सिस्टम है, फिर भी वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है। और ये कहा जाता है नेपाल के रूलर के द्वारा कि रूलर जो है, वो जो राजा है, राजसी सिस्टम ही रहेगा, लेकिन वो राजा किस चीज़ के बेसिस पे रूल करेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर लिखे गए हैं। पर अभी भी बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड नहीं थे उस कॉन्स्टिट्यूशन के लेकर, और वो सभी लोग डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। और बाद में फिर नेपाल के किंग को एक नया प्रोविज़न बनाना पड़ता है, और अब वो वहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ता है उसको कि अब यहाँ पर कोई मोनार्की सिस्टम नहीं होगा और यहाँ पर डेमोक्रेसी आ जाएगी, और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। ठीक है? तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो कंट्री है या जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाने से वहाँ पर देखो पॉलिटिकल सिस्टम ही चेंज हो गया, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन हमें बता रहा है कि वहाँ पर किस टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम है,
किस टाइप की गवर्नमेंट है, यानी मोनार्की सिस्टम है, डिक्टेटरशिप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है या फिर डेमोक्रेसी है ना। उस कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता चल रहा है ना हमको, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, वो डेमोक्रेटिक है, मोनार्की है या कुछ और है, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से हमको मालूम चलता है वो है इट हेल्प्स टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमसे ही सुरक्षित करता है, सेव करता है। कैसे करता है, हमसे का मतलब कि हमारे लोगों से, एक दूसरे से, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जब भी कोई कंट्री है वहाँ पर डाइवर्सिटी है, यहाँ पर डिफरेंट कल्चर के लोग होंगे। हम इंडिया को एग्जांपल अगर बना लें तो यहाँ पर हमारे पास हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, जैन भी हैं, पारसीज में बुद्धिज़्म फॉलो करने वाले लोग भी हैं, यानी डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, डिफरेंट लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं, डिफरेंट कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं। बहुत सारी डाइवर्सिटी है यहाँ पर, और जहाँ पर डाइवर्सिटी होती है वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, केओस बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है ना। तो जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है वहाँ पर हमको किसी एक तरह का रूल को बनाने की ज़रूरत होगी ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो पाए, है ना। वो जो लड़ाई झगड़ों का माहौल बन रहा है वो सब कुछ, वो ऐसा कुछ भी क्रिएट ना हो, है ना। तो ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए एक कॉमन रूल बनाया जाता है। कॉमन रूल का मतलब कि जो सभी कल्चर से रिलेट करता हो, सभी तरह के लोगों को एक्सेप्ट हो, है ना। और यही चीज़ क्या होती है, उसी रूल की वजह से हम एक दूसरे के साथ प्रोटेक्टेड रह पाते हैं, हम एक दूसरे को सेव करते हुए प्रोटेक्शन के साथ रह पाते हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन क्या, सेट ऑफ रूल्स, और वो रूल क्या है जो एक दूसरे को, हम सब लोगों को एक दूसरे के साथ प्रोटेक्टेड और सेफ भी कर रहा है। क्लियर हो रहा है ना, मेरे पॉइंट्स समझ में आ रहे हो अगर तो बताना, और अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो कॉल करो, मैसेज करो, लेकिन कोई भी डाउट मन में नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर्स का मतलब यहाँ पर हमारी कंट्री के लोगों के साथ तो है ही, साथ में बाहरी लोगों के साथ भी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ ही नहीं करता है कि किसी दूसरे कंट्री के लोग आए। मतलब हम हमारी कंट्री का ही नहीं अगर एग्जांपल लेते हैं, अदर कंट्री का भी एग्जांपल लेते हैं, तो वहाँ पर किसी भी तरह के लोगों के आने की अनुमति, उन्हें पूरी तरीके से यहाँ पर रहने की अनुमति नहीं मिलती। तब मिलती है जब वो पूरी तरीके से यहाँ की सिटीजनशिप लें, है ना। और उससे पहले तक अगर वो अभी बाहर के सिटीजनशिप है तो कहीं ना कहीं उनकी वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ही है जिसमें बनाए हुए उस रूल की वजह से हम उस टाइम पर प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बहुत तरह से हमारी हेल्प करता है और बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करता है। क्लियर। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन because through constitution we know fundamental nature of society, basic nature of country's political system, and it helps to save us from ourselves and it give protection from others, ठीक है। और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन, इतनी चीज़ें हम सबको आज के इस वीडियो के साथ क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर हो रहा है क्लास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स क्या है, कौन कौन से वो मेन फीचर्स है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिक बनाते हैं, स्पेशल बनाते हैं। बट अबाउट दिस वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट क्लास। आज के क्लास को लेकर इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू आर फ्री टू कॉल मी डायरेक्टली। कभी भी डायरेक्टली कॉल करो और अपने डाउट्स को सॉल्व करो। इसके अलावा फ्रॉम दिस सैटरडे आवर लाइव क्लास, जो हमारी लाइव क्लास होती है
विल बी बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस क्लासेस। जो भी हमारी प्रीवियस क्लासेस हैं उस पे ही बेस्ड होगा, हम उसमें नया कुछ नहीं पढ़ेंगे। उसमें हम प्रीवियस जो भी हमारे डाउट्स होंगे, अब तक की जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेरीज तुम्हारे सॉल्व किए जाएंगे लाइव। ठीक है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। हर वीडियो के साथ जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, डायरेक्ट उस टाइम पर पूछो। अगर उस टाइम पर नहीं पूछ पा रहे तो इसे राइट डाउन करो और लाइव क्लास के दौरान उसको पूछ के अपने डाउट्स को क्लियर करो। ठीक है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, so students, I hope everything is clear now, and now we will meet in our next class. Till then, take care and have a nice day.